हेलो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, मानव शरीर में पूछ रहा है कि कुल कितना हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों अगर कुल हड्डी पूछा जाएगा तो कितना होता है, तो आपको 208 बताना है। कितना बताना है? 208 बताना है। तो कितना होता है? 208 बताना है। अच्छा, बच्चा में पूछे कि बच्चा में कितना होता है। दोस्तों, बच्चा में जो हड्डी होता है 306। कितना होता है? 300 प्लस आपको याद रखना है। क्या रखना है? 300 प्लस एक्यूरेट कभी 306 लिखल रहता है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है। फिर कहेगा हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है। दोस्तों, हड्डी से हड्डी का जोड़ हड्डी का जोड़ दोस्तों क्या कहलाता है? हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। आपको ये बात याद रखना है। लिंगामेंट तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है। बच्चों, अस्थि से अस्थि का जोड़ अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है। दोस्तों, अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। इंग्लिश में टेंडन और हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। और मैं हड्डी से और भी प्रश्न बताऊं। फिर क्वेश्चन पूछेगा हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, हड्डी में एक प्रोटीन पाया जाता है, आपको याद रखना कि मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि हड्डी में पाया जाता है। फिर हड्डी से प्रश्न पूछा जाता है कि हड्डी का मजबूती किसके कारण होता है। हड्डी मजबूत होता है किसके कारण, तो आपको बताना है कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। और भी मैं बना सकता हूँ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। अच्छा, ये टिबिया कहाँ की हड्डी है। दोस्तों, टिबिया जो है यह पैर की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। और अगर मैं बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी में आपको याद रख लेना है कि कान की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। अच्छा, कान की हड्डी दोस्तों, इसको कान की हड्डी आपको याद रखना है मिस। ट्रिक आपको क्या याद रखना है? MIS। एम से याद रखना है मैलियस। क्या याद रखना है? मैलियस। और आई से याद रखना है इनकस। और एस से याद रखना है स्टेपिस। दोस्तों, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो ये जो है मैलियस, इनकस, स्टेपिस, यही जो है कान में 3 हड्डी पाया जाता है। मैलियस, इनकस, स्टेपिस। और यही स्टेपिस जो है आपका सबसे छोटी हड्डी है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। आप कैसे याद रख सकते हैं? आंसू पसीना और लार, रक्त और नहीं, आंसू पसीना रक्त और लार, इन सब का पीएच मान पूछेगा कितना है, तो बताना है 7.4। आंसू पसीना और लार सबका पीएच मान 7.4। उसी प्रकार आपसे पूछ लेता कि नींबू का पीएच मान बताओ, तो भैया नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो आपने एक गाना सुना होगा, एगो नीमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में। 2-4 गो से याद रख लेना है 2.4। क्या याद रखना है? 2.4। अच्छा, ये तो या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप जब भी नींबू लेने के लिए जाते हो तो केजी में थोड़ी लेते हो, 2 या 4 लेते हो, यही नहीं लेते हो। तो 2 या 4, तो 2.4। तो नींबू का ये हो जाएगा। और नींबू का पीएच मान हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने में। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त का पंप कहा जाता है। रक्त का पंप किस अंग को कहते हैं। दोस्तों, हम लोग रक्त का पंप जो है हृदय को कहते हैं। किसको कहते हैं? हृदय को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अच्छा, हृदय का अगर बात किया जाए कि हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, यह 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और हृदय के बारे में अगर बताया जाए कि हृदय का पूछेगा कि आकार कैसा होता है, दोस्तों हृदय का जो आकार होता है, आकार बंद मुट्ठी के जैसा होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के जैसा शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के जैसा शंक्वाकार होता है। आपको ये बात याद रखना है। और हृदय के ऊपर दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग हृदय के ऊपरी झिल्ली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली। किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली मापते हैं। पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। हृदय के ऊपर वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। और भी मैं आपको हृदय से बताऊं तो हृदय जो है दोस्तों, हृदय की जांच के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। किसका करते हैं? स्टेथोस्कोप का करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमीटर। हृदय की गति को जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अच्छा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भैया हमारा क्या होता है? लीवर होता है। और इसी को हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और इसी को दोस्तों एक ना हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जिगर आपने सुना होगा। हाय जिगर तो फरियाले, तो यही जिगर है। तो जिगर को ही हम लोग क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। अपने आम भाषा में जिगर कहते हैं, अब बोलचाल की भाषा में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, यकृत में दोस्तों, यकृत जुड़ा होता है, पूछेगा किससे? बताना है पित्ताशय से। किससे जुड़ा होता है? यह पित्ताशय से जुड़ा होता है। और यही यकृत से यही पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। ये पित्त रस निकलता है। आपको याद रखना है कि पूछेगा कि यह क्षारीय होता है। पित्त रस पूछेगा कैसा होता है? तो यह क्षारीय होता है। पित्त रस पूछेगा कहाँ से निकलता है, तो आपको क्या बताना है कि यकृत से निकलता है। यकृत का अगर वजन पूछे, तो वजन भैया यकृत का कितना हो जाता है? 1.5 से 2 kg। कितना हो जाता है? 1.5 से 2 kg यकृत का क्या होता है? वजन होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है, जिसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये पूछेगा कहाँ से निकलती है? थायराइड ग्रंथि से निकलती है। और यही थायरोक्सिन हार्मोन से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। और इसी के कमी से दोस्तों क्या होता है? इसमें तो क्या होता है? आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमको घेंघा रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मनुष्य में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, यही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, आरबीसी का अगर जीवन काल पूछा जाए तो आरबीसी सबसे ज़्यादा है, इसका संख्या ज़्यादा है, तो यही सबसे ज़्यादा दिन जिएगा। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल रक्त का कब्रिस्तान हम लोग किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों हम लोग प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा अगर ऑप्शन में ना रहे तो तिल्ली रहेगा। क्या रहेगा? प्लीहा या तिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और आरबीसी जो है दोस्तों, सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% घट जाती है। सोते वक्त क्वेश्चन पूछा गया है कि सोते वक्त आरबीसी की संख्या कितना प्रतिशत घट जाती है? तो 5% घट जाती। कब? सोते वक्त घटती है। और आरबीसी के बारे में मैं आपको बताऊं तो लाल रक्त जो होता है दोस्तों, लाल रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों हमको खून का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। खून का रंग हमको लाल पूछेगा किसके कारण दिखता है? तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमको दिखता है खून का रंग लाल। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर बैंगनी होता है। आपको याद रखना है, बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर पूछेगा क्या होता है? तो बैंगनी होता है, लाल नहीं बताना है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाकर के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यही
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कारण ही हमारे खून को क्या कर देता है, लाल कर देता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की और। अगला प्रश्न भैया आपके सामने में है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन का नाम बताइए। तो सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन हमें प्राप्त होता है वह विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं विटामिन डी से और भी प्रश्न मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाएगा, क्या पूछेगा? रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी जो होता है दोस्तों, विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है कहे जो हार्मोन है। क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र ऐसा विटामिन जो हार्मोन है, तो आपको क्या बताना है? विटामिन डी। तो विटामिन डी दोस्तों विटामिन के साथ साथ क्या है? यह हार्मोन भी है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, अगर आपको दोस्तों विटामिन डी का कमी हो जाए, क्या हो जाएगा इसका? अगर आपको कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? बच्चों में अगर विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो एक रोग हो जाता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी हम लोग किसको कहते हैं? इसी रिकेट्स को ही कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। बूढ़ों में विटामिन डी का कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया। इसकी हड्डी क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त संचार तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त संचार तंत्र का खोज किसने किया था? तो देखते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। रॉबर्ट हुक। चलिए रॉबर्ट हुक से क्या क्वेश्चन होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? कोशिका का, मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने अनुवांशिकता का नियम दिया था। क्या दिया था? अनुवांशिकता का नियम पूछेगा कौन दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और क्या क्वेश्चन बनता है? हाँ, लुई पास्चर। लुई पास्चर से इन्होंने रेबीज के टीका का खोज किया। किसका खोज किया था? रेबीज के टीका का। रेबीज के टीका का पूछेगा खोज कौन किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। और विलियम हार्वे, विलियम हार्वे से आपको याद क्या रख लेना है कि भैया विलियम हार्वे इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। किसका किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। तो मनुष्य में रक्त संचार की तंत्र की खोज किसने किया था? तो यही बच गया विलियम हार्वे। रक्त संचार मतलब क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो भैया रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। पीछे मैंने डिस्कशन में बताया कैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके रक्त का रंग को लाल कर देता है। पीछे मैंने जस्ट आपको बता चुका हूँ, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा मैं नहीं बताऊँ। हाँ, लेकिन और मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, जो कुछ छूट गया था यहाँ बता देता हूँ। हमारे रक्त में पूछेगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको पता आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, हमारे शरीर में अगर रक्त का कमी हो जाएगा, रक्त का दोस्तों शरीर में अगर कमी हो जाएगा तो हमको एक रोग हो जाता है एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प रक्तता, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प रक्तता, मतलब रक्त की कमी, अल्प रक्तता। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो पीछे भी मैं डिस्कशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे छोटी हड्डी फिबुला जो होती है ये पैर की हड्डी होती है। टिबिया भी पैर के पास की ही हड्डी है। और फीमर या जांग की हड्डी है। स्टेपिस या कान की हड्डी है। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है यही कान की हड्डी स्टेपिस होती है। तो हम लोग जानते हैं कि कान में दोस्तों टोटल 3 प्रकार का हड्डी होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का हड्डी होता है। इसका ट्रिक होता है मिस, MIS। एम से याद रखना है मिस से माइलियस। क्या याद रखना है? माइलियस, माइलियस। फिर आई से याद रखना है इनकस, इनकस। और एस से याद रखना है स्टेपिस, स्टेपिस। और यही स्टेपिस जो है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी है। क्या है? सबसे छोटी हड्डी यही स्टेपिस है। आपको ये बात याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है?
रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में टोटल 14 प्रकार के तत्व का ज़रूरत पड़ता है। कितना प्रकार का? 14 प्रकार का तत्व का ज़रूरत पड़ता है। तो हमको उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन आज के बाद गलती नहीं होगा। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए पूछेगा कि कौन सा विटामिन का ज़रूरत पड़ता है? कौन सा? अगर विटामिन दोस्तों पूछ दे विटामिन, तो आपको बताना विटामिन के कारण भी रक्त का थक्का जमता है। ठीक। और हाँ, अब कौन सा कणिका, तो आपको क्या बताना है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण भी दोस्तों क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। फिर पूछ देगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा आयन जिम्मेवार है? कौन सा आयन? तब आपका बताना है, क्या बताना है? आयन पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा आयन जिम्मेदार है, तो आपको बताना Ca, कैल्शियम। फिर पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है? तो अगर प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन में दोस्तों आपको बता देना है फाइब्रिनोजन। क्या बता देना है? फाइब्रिनोजन बताना है। फाइब्रिनोजन बताना है प्रोटीन में। और फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाँ, चलिए इतना आपको याद रख लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम से कम आपको इतना याद रख लेना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि रक्त में प्लाज्मा में प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? आप लोग कमेंट में फटाफट छाप दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? मतलब रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो भैया ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। अब कहेगा कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? तो बच्चों इंसुलिन हार्मोन जो है हमारा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है इंसुलिन हार्मोन। और इसी इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए दोस्तों, तो बहुत सारा रोग हो जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़। और डायबिटीज़ को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं चीनी। क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। और इसी को हम लोग अगला नाम देते हैं मधुमेह। क्या देते हैं? मधुमेह। और आपको क्या याद रखना है? चीनी, मधुमेह, और इसको हम लोग कहते हैं धीमी मौत। क्या कहते हैं? धीमी मौत। क्योंकि यह बीमारी होने के बाद में इंसान धीरे धीरे मौत के करीब चला जाता है, इसलिए चीनी को हम लोग क्या कहते हैं? धीमी मौत कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला यह रोग है, जो हम कहाँ से निकलता है? हमारे अग्नाशय से एक हार्मोन निकलती है इंसुलिन हार्मोन, यही जिम्मेवार है चीनी रोग का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल हम लोग जानते हैं कि 32 दांत होता है। कितना दांत होता है? टोटल 32 दांत होता है। आपको तो ये बात पता ही होगा। और 32 दांत होता है। अच्छा, और आपको बताना है दोस्तों कि मच्छर में कितना दांत होता है? मच्छर में पूछेगा कितना दांत होता है, तो मच्छर में 47 दांत होता है भैया। कितना होता है? मच्छर में 47 दांत होता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति का आयु 20 वर्ष से, कितना? 20 वर्ष से, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जो पूछा हुआ जो प्रश्न है वो बताता हूँ। 20 वर्ष से कम है, और अगर कोई व्यक्ति का आयु 20 वर्ष से अधिक है, तो कम है तो उसमें दोस्तों कितना दांत होगा? उसमें 28 दांत होगा। अगर अधिक है तो उसमें दोस्तों कितना दांत होगा? उसमें 32 दांत होगा। अगर 20 वर्ष से किसी का आयु अधिक है तो कितना होगा? 32 दांत होगा। कम है तो 28 दांत। अब ये 4 दांत जो होता है 20 वर्ष के बाद जो उगता है, ये 4 दांत जो आपको एक्स्ट्रा हो जाता है 28 में, 4 जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा 4 दांत ना हुआ। यही 4 दांत को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अकल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकल दांत कहते हैं, या इसी को दोस्तों हम लोग बुद्धि दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि दांत कहते हैं। और ये जो दांत होता है दोस्तों 20 वर्ष से कम वाला जो दांत होता है, ये दांत टूट करके एक बार बचपन में आपका झड़ जाता है। आपने देखा होगा, जबकि दांत जब टूटता है तो पहले के ज़माने में हम लोग भी क्या करते थे? उसको ले जा करके कहीं ऐसा जगह छुपा दिया करते थे, पानी में डाल दिया करते थे। आप लोग को याद होगा। तो ये 20 का दांत टूट जाता है, सबका टूटता है एक दिन। तो इस दांत को हम लोग क्या कहते हैं? इस दांत को हम लोग कहते हैं अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। तो आपको बताना है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि अस्थायी दांत की संख्या 20 है। कितना है? 20 है। अच्छा, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि
मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग, तब बताना है दांतों का एनामेल। क्या बताना है? दांतों का एनामेल, यही मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग है। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकता है? मानव शरीर में कौन सा अंग स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकता है? तो मानव शरीर का जो अंग है भैया लीवर, ये अपने आप को स्वयं ठीक कर सकता है। अच्छा, ये तो मानव की बात रही, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको और भी बताता हूँ। और पुनः उत्पन्न करना, इसी को हम लोग कहते हैं पुनरुद्धान की क्षमता। क्या कहते हैं? पुनरुद्धान की क्षमता। और ये क्षमता कौन कौन से जीव में होता है? आपने गेंडा को अवश्य देखा होगा। गेंडा को अगर काट दीजिए तो 1 घंटा के बाद में वो सही कर लेता है, 1 घंटा के बाद में सही हो जाता है। तो गेंडा का क्या होता है कि वो क्या करता है, उसका पुनरुद्धान की क्षमता अधिक होता है। और उसी प्रकार दोस्तों, आप छिपकली का पूँछ को अगर आप काट देते हो, बचपन में बहुत उसको काटते थे कि पैसा मिलेगा, तो पैसा तो नहीं मिलता था पर काट दिया करते थे। तो छिपकली का पूँछ को अगर काट दोगे, वो फिर से जुड़ जाता है कुछ देर के बाद में। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसका कारण क्या है? यहाँ पर भी पुनरुद्धान की क्षमता सबसे अधिक होता है। अच्छा, एक लीवर, अगर आपको लीवर में चोट लगी है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए चोट लगा है और मस्तिष्क में चोट लगा है, तो सबसे पहले आपका कौन ठीक हो जाएगा? लीवर ठीक हो जाएगा, क्योंकि लीवर खुद से आपका क्या करेगा? कोशिका विभाजन करके आपका सही कर देगा। मस्तिष्क में दोस्तों क्या होगा? मस्तिष्क का घाव लेट से ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होता है। वो आगे मैं बताऊंगा, साइंस का प्रोसेस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रात्रि अंधता को रोकने में सहायक है? कौन सा विटामिन है जो रतौंधी नामक बीमारी को रोकने में सहायक है? दोस्तों वो विटामिन है विटामिन ए। और विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और इसी रतौंधी को हम लोग अगला नाम क्या देते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, या इसी को कहते हैं जीरोप्लेथीमिया। क्या कहते हैं? जीरोप्लेथीमिया हम लोग कहते हैं, प्लेथीमिया कहते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHAS इतिहास KIDUNIYA दुनिया 99, वहाँ पर जाकर के आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।